गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आपके जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। ये मेंबर्स हैं अल्बेनिया, ब्राजील, गाबोन, घाना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मैं चाहूंगा कि आप मैप में इन कंट्रीज की लोकेशन जो है वो जरूर देखिए और आपको बता दें कि अभी अभी रिसेंटली जो टर्म फिनिश हुआ है, ये 5 मेंबर का टर्म फिनिश हुआ है। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स और तुनिसिया और वियतनाम। राइट, तो ये इन 5 मेंबर्स का अभी टर्म फिनिश हुआ है और 5 नए मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अल्बेनिया की बात करें गाइस, तो पहली बार अल्बेनिया ने ज्वाइन किया है और ब्राजील का ये 11वां टर्न है, यानी कि ब्राजील 11वीं बार ज्वाइन कर रही है यूएनएससी को। गाबोन और घाना की बात करें तो ये 3 बार इलेक्ट हो चुके हैं पहले, और यूनाइटेड अरब एमिरेट एक बार पहले इलेक्ट हो चुकी है। और आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। उनमें से 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है तब से एक भी बार इलेक्ट नहीं हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और ये थोड़ी सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है वो अभी रिसेंटली शामिल हुई है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। ये न्यूज में आया था। सो गई सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल ये एस्टैब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत 1945 में। तो 1945 आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी। और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलते हैं, 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के। उनमें से एक अंग जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और रिमेनिंग 5 ऑर्गन जो है वो कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रिंसिपल ऑर्गन? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऐसे करके टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की? राइट, तो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, नाम से ही हमें पता लग रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, शांति को, पीस को मेंटेन करना पर मेन फोकस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो कि 2 सालों के पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से P5 नेशंस? तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके। तो ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है। और इंडिया की बात करें गाइस, तो इंडिया 8 बार जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य बन चुकी है और नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। पिछले साल इंडिया इलेक्ट हुई थी 2021 में 2 साल के टेन्योर के लिए। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, टोटल 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें से 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करती है 2 सालों के पीरियड के लिए। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स को किसके द्वारा जो है वो इलेक्ट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कितने साल के टेन्योर के लिए? तो 2 साल के टेन्योर के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। और हर साल 5 मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं टोटल 10 में से। और 10 नॉन परमानेंट सीट्स जो होती हैं वो रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पर अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर महीने 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन होगा तो हर महीने उसका हेड जो है वो बदलता है। और ये 15 कंट्रीज के बीच में जो है वो हम लोग को मतलब 15 कंट्रीज आपस में हर महीने जो है वो हेड बनती है, राइट। और वेरियस मुद्दे जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो उठाती हैं, राइट। और वोटिंग पावर की बात करें गई तो हर एक मेंबर के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक वोट होता है। बट जो परमानेंट P5 मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर का मतलब यह है कि एक किसी भी 5 परमानेंट मेंबर में से किसी भी एक मेंबर ने अगर किसी डिसीजन पर या किसी रेजोल्यूशन पर नो कह दिया, अगर उन्होंने कहा कि यह रेजोल्यूशन या डिसीजन नहीं मान्य होगा, किसी भी एक मेंबर ने अगर नो कहा तो फिर वो डिसीजन एप्लीकेबल होने ही नहीं वाला। तो इसमें मतलब ये मान के चलो कि 5 मेंबर में से अगर कोई भी एक मेंबर किसी मुद्दे के बारे में बोलता है कि ये मुद्दा जो है वो नहीं उठाया जाएगा तो फिर वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा।
मतलब इसमें फिर मेजोरिटी का रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है, कि कितने ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उस हिसाब से जो है वो वोटिंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें अगर एक भी परमानेंट 5 मेंबर में से किसी एक ने भी किसी डिसीजन को लेकर मना कर दिया तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड जो है वो हो जाता है, राइट, जीरो हो जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीटो पावर के बारे में जो P5 मेंबर के पास है। और कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, वो भी इवन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको वोटिंग पावर जो है वो नहीं दी जाती। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है या इन जनरल यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्री है, राइट, तो वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, राइट। जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर है जो एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है, तो भी उनको अलाउड है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट किसी डिसीजन पर वोट देने की पावर जो होती है वो उन मेंबर के पास नहीं होती है। वोट देने की पावर सिर्फ उन्हीं के पास है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 15 मेंबर के पास है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और फिर इसके अलावा इंडिया की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया का क्या किस प्रकार से रोल देखने को मिलता है, तो हम लोग ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर को 1947-1948 में लाने के लिए हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हमने चिंता जो है वो व्यक्त करी कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हम लोग ने अपनी आवाज जो है वो उठाई थी कि अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो नस्लीय भेदभाव चल रहा है, तो हमने जो है वो उस आवाज को उठाया था, राइट, और इस प्रॉब्लम को आगे लेकर गए थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और इवन काफी सारे जैसे मुद्दे होते हैं जैसे कि फॉर्मर कॉलोनीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, उसे यूनाइटेड नेशन के अंदर शामिल करना, एडमिट करना, राइट। जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है और अफ्रीका के अंदर जो इश्यूज जो देखने को मिल रहा था जिसमें शांति बरकरार रखनी है, तो ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने वेरियस मुद्दों पर आवाज उठाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और हमने बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के पर्पस के लिए, राइट। हमने 43 पीस कीपिंग मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और हमने करीब 1,60,000 से भी ज्यादा सोल्जर जो है, ट्रूप्स जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए दिए हैं, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पर शांति बरकरार रखने के लिए इंडिया का एक मेजर योगदान रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो इंडिया आज की डेट में दूसरे नंबर पर है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि 2030 तक हम लोग जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे, यानी कि चाइना को जो है वो ओवरटेक कर जाएगी हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वाइज भी हमारी हम काफी बड़े हैं। टेरिटोरियल साइज की बात करें, हमारी टेरिटरी भी जो है वो काफी बड़ी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में भी हम लोग जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी हमारा बहुत ज्यादा है, आर्थिक क्षमता भी हमारी बहुत ज्यादा है। सिविलाइजेशनल लेगेसी की बात करें, सभ्यतागत विरासत की बात करें, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, सांस्कृतिक विविधता की बात करें या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इवन हमारे पास्ट की बात करें या फिर यूनाइटेड नेशन में हमारे एट प्रेजेंट के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें परमानेंट सीट दिलाने के लिए टोटली वैलिड है, टोटली वैलिड, कि हमें इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके लिए ये पूरे पॉइंट्स वैलिड हैं कि हमारे इतनी सारे कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन में रहे हैं, चाहे हमारा साइज देख लो, चाहे पॉपुलेशन का साइज देख लो, चाहे टेरिटोरियल साइज देख लो, चाहे इकोनॉमी का साइज देख लो, हमारी जीडीपी देख लो, हर चीज हमारी आप देख लीजिए। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के P5 कंट्रीज हैं उनके सिमिलर हैं, उन्हीं के जैसे जो एट प्रेजेंट जो P5 कंट्रीज हैं, तो उन्हीं की तरह ही हम लोग जो है वो डेवलप हो चुके हैं। तो हमें भी जो है वो अब यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट है उसमें जो है वो एडमिट किया जाए। तो ये इंडिया की डिमांड है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। बट कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स जो होती हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। मीटिंग्स में क्या बातचीत हो रही है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता, राइट। तो ये किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली कोई भी टेक्स्ट, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा हो रही है या किसी मुद्दे के ऊपर संशोधन हो रहा है, कोई बैठक हो रही है, उसके बारे में कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं मेंशन किया जाता। ये एक बड़ा मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास हमें देखने को मिलता है। एक मुद्दा वीटो पावर से भी जो है वो जुड़ा हुआ है।
ये वीटो पावर के कारण कई बार ये 5 कंट्रीज जो हम लोग को परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज जो देखने को मिलती हैं, राइट, वो मेजर डिसीजन लेने नहीं देती हैं, है ना। तो ये कई बार ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने प्रेजेंट फॉर्म में, करंट फॉर्म में, वर्तमान स्वरूप में मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन व गतिशीलता को समझने में एक बाधा बन गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो काफी सारे ऐसे डिसीजन है वो ठीक नहीं लिए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। कई बार जो मेजर मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट कर रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी कुछ समय पहले भी हमने एक केस को डिस्कस किया था जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की जा रही थी कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। अब क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए UNFCCC हमारे पास ऑलरेडी एक बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे को डिस्कस करती है, डील करती है, राइट। बट अभी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने को छोड़कर अगर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को अगर डिस्कस करने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं अपने रोल से जो है वो हट रही है। और इसी चीज की आलोचना हमने करी थी, राइट। हमने आवाज उठाई थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर डिस्कस ना करे। जो मेजर इशूज हैं ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड, शांति और सुरक्षा से रिलेटेड, उस पर जो है वो वार्ता करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में एक डीप पोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण हम लोग को देखने को मिल रहा है। पोलराइजेशन मतलब कि ये एक दूसरे से, यानी कि आपस में P5 कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से जो है वो मतलब सोच की बात करें, मैटर्स की बात करें, मुद्दे की बात करें, कोई भी इश्यूज की बात करें तो उनकी पॉलिटिक्स ही अलग होती है, उनके विचार ही अलग होते हैं। जैसे आप खुद देखो ना कि P5 कंट्रीज के अंदर हम लोग को कौन कौन कंट्रीज जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत ध्यान से समझिए आप इस चीज को। तो हमें मेन जो कंट्रीज जो देखने को मिल रही है, देखो आप, यूनाइटेड स्टेट्स है कि नहीं, चाइना है। तो आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, पता है आपको। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है। कई केस में चाइना और रशिया के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये मुद्दे हैं आपस में ही P5 कंट्रीज के बीच में मेजर ग्लोबल लेवल पर इश्यूज चल रहा है। इवन पता है न्यूक्लियर थ्रेट का इशू चल रहा है। अभी कुछ समय पहले जो है वो एक टॉपिक आया था, अभी कुछ समय पहले जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक टॉपिक जो है वो हमने कवर किया था। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का रिव्यू जब हुआ था तब उस समय P5 कंट्रीज ने ये कहा था कि ये संकल्प ले रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन या एटॉमिक वेपन का ये उपयोग नहीं करेंगे, ना करने देंगे किसी को, है ना। तो कहीं ना कहीं से एक डर है कि आपस में ये कंट्री जो लड़ रही है, चाइना और USA जो लड़ रही है, रशिया और चाइना का इशू देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रशिया का यूक्रेन वाला जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये खुद ही जो P5 परमानेंट 5 कंट्रीज है, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की जगह खुद ही इश्यूज क्रिएट करती है। अब चाइना को ही देख लो आप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि पीस और सिक्योरिटी को बरकरार रखना। चाइना कई बार अपनी सबमरीन जो होती है या अपने वेसल जो होते हैं, शिप्स जो होती है, ऑस्ट्रेलिया तक ले आती है डराने के लिए। इंडियन ओशन क्षेत्र में तो कितनी ये नाटक करती, कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करती है। चाइना हड़पने की कोशिश करती है साउथ चाइना सी को। देखिए हमारी जो बॉर्डर एरियाज है, लद्दाख के एरियाज की अगर हम लोग बात करें, राइट, जहां पर LAC जो हम लोग को देखने को मिलती है, पैंगोंग सो लेक जहां पर है, तो वहां पर ये इश्यूज कितनी बार क्रिएट करती है। अब एक ऐसी बॉडी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनी हुई है, राइट राइट, मतलब कि एक ऐसी कंट्री जो परमानेंट मेंबर बनी हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और UNSC का मेन जो फोकस है वो है इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। और यही सब कंट्री अगर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तो फिर किस बात की है परमानेंट 5 कंट्रीज। तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। और ये एग्जांपल्स के साथ ग्लोबल लेवल पर ये जितने एग्जांपल्स हुए हैं उसके साथ आपको ये टॉपिक को समझना है, राइट, गेटिंग इट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है कि इश्यूज जो है वो काफी ज्यादा है, राइट। जैसे P5 कंट्रीज के बीच में ही आपस में ही इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, डिविजन हम लोग को देखने को मिलते हैं। कई बार मेजर डिसीजन है ये P5 कंट्रीज लेने नहीं देती एक दूसरे के ईगो के कारण, राइट। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई मुद्दा उठाया तो ऑब्वियस सी बात है चाइना उसको अपोज करेगी, अपोजिशन में वो एक दूसरे के विरुद्ध रहते ही है। तो कोई भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट डिसीजन साथ में मिलकर ये नहीं ले पाते हैं, राइट। आपस में ही ईगो गेम चलता रहता है इनके बीच में, राइट। जैसे कोरोना वायरस का मुद्दा था, और तो इसमें यूनाइटेड नेशन की बात करें, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या WHO की बात करें, तो इन्होंने कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया कोरोना वायरस को सप्रेस करने के लिए, इसको मतलब मैनेज करने के पर्पस के लिए ग्लोबल लेवल पर, राइट। फिर इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन अब नहीं रहा प्रॉपर तरीके से जो ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। यार बात है 1945 की, और आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ गई हैं। हम लोग जब 1947 में जब हमें आजादी मिली थी तब हम उतने डेवलप नहीं थे। आज की डेट में हम इमर्जिंग कंट्री हैं,
राइट। हम एक ऐसी स्टेज पर आ गए कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही, ग्लोबल लेवल पर हमारा नाम हो रहा है और हो चुका है। हमने स्टैब्लिश कर लिया, हमने वेरियस इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे जो आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव अभी रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने शुरू किया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे अभी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की बात करें हम, तो मेजर लेवल पर है। तो हम लोग इमर्जिंग कंट्री बन चुके हैं आज की डेट में। तो हमें तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर, और साथ ही साथ काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के अंदर, और साथ ही साथ और भी दूसरी कंट्रीज को जो है वो ऐड करना चाहिए, राइट, जो कि आज की डेट में पहले के मुकाबले जो है वो काफी आगे जो है वो बढ़ गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो ये सब कंट्रीज जो है वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट कंट्रीज। अब आज की डेट में मतलब एक्चुअली इस ग्रुप को नाम दिया गया है G4 ग्रुप। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, G4 के अंदर आती हैं इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। तो ये चार कंट्री जो है ये डिमांड कर रही है कि इनको परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, राइट। और इसके अलावा जो भी हम लोग को इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है P5 के बीच में, यानी कि ये 5 मेंबर्स के बीच में, परमानेंट 5 मेंबर्स के बीच में, इनके रिलेशनशिप के बीच में जो इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है उसको ठीक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में, उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस इम्बैलेंस के कारण, इस ईगो इशू के कारण कि एक पर्टिकुलर अगर यूएसए कोई डिसीजन ले रही है, तो अगर वो डिसीजन मतलब मान के चलो कि ग्लोबल लेवल पर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट फिर भी ईगो के कारण चाइना उस डिसीजन को कंप्लीट नहीं होने दे रही, राइट। क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। चाइना अगर मना कर देगी तो ये डिसीजन ही खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, है ना, रिजोल्यूशन ही नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। रैशनल तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ऑपरेट करना चाहिए। इसका काम पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जो पर्सनल इश्यूज है उसको हटाकर ग्लोबल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। इसमें रिफॉर्म लाने की सख्त आवश्यकता है, सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है। इसकी परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड करो, नॉन परमानेंट सीट्स को एक्सपेंड करो, और भी कंट्रीज को इंक्लूड करो, राइट, इसके अंदर, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और इंडिया जो है ये एक नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में इंडिया को प्रपोजल रखना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसकी जो G4 कंट्रीज हैं उन्हें इस प्रपोजल को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए कि और कंट्रीज को जो है वो ऐड किया जाए और सुधार लाए जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में।